हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के पाठ 5 भारत माता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी भारत माता को कहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? तो सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी के पिताजी का नाम है? तो पंत जी के पिताजी का नाम जो है फ्रेंड्स वो गंगादत्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह। यहाँ पर पंत जी का मतलब है सुमित्रा नंदन पंत जी, जो इस कविता के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? तो पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा बनारस में प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी का निधन कब हुआ था? तो पंत जी का निधन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी किस युग के कवि थे? तो पंत जी छायावाद युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी विरोधी थे? तो पंत जी विरोधी थे अतिवादिता के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी का अंतिम काव्य था? तो पंत जी ने अपना अंतिम काव्य लिखे थे लोकायतन। क्या लिखे थे? लोकायतन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगवाणी किनकी रचना है? तो युगवाणी जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की ही रचना है, जो इस कविता के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये बहुत ही फेमस पुरस्कार है। ये पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला हुआ है उर्वशी की रचना पर। ठीक है, उर्वशी की रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पंत जी को भी ये किस रचना पर मिला है? तो पंत जी को चिंदबरा जो ये रचना किए थे अपना, इसी रचना पर इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप क्लियर समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता के रचनाकार हैं? तो जो भारत माता हमारी कविता ये लिखे हैं, इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? तो पंत जी ने प्रवासिनी भारत माता को कहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पंत जी को किसका हास भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत माता का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत छायावाद युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पंत जी को चिदम्बरा जो रचना किए थे इसी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ये हमारा ग्राम्य काव्य संकलन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यथार्थवाद का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में ग्रामवासी कहना सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरदेंदु हासिनी कौन है? तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस कविता में जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने भारत माता को शरदेंदु हासिनी कहकर संबोधित किए हैं। तो कभी गीता प्रकाशिनी, तो कभी ग्राम वासिनी कहकर संबोधित किए हैं। तो ये शरदेंदु हासिनी जो कौन है? तो ये हमारी भारत माता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो हम अभी आपको बताए हैं कि गीता प्रकाशिनी भारत माता के लिए प्रयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंत जी का जन्म कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी ने काव्य लिखा था, तो पंत जी ने लोकायतन काव्य लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने भारत माता की दो आंखों के रूप में इसको प्रस्तुत किए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म का प्रश्न अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं, और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं, तो इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया गांव के निवासी थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की माता का नाम था, तो दिनकर जी की माता का नाम था मनरूप देवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी के पिता थे, तो दिनकर जी के पिता जो थे फ्रेंड्स हमारा रवि सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो दिनकर जी उत्तर छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि थे, अर्थात प्रमुख कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? तो दिनकर जी ने मैट्रिक पास 1928 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? तो दिनकर जी ने बीए ऑनर्स 1932 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HE स्कूल बरबीघा में ये क्या थे? प्रधानाध्यापक थे। कौन? दिनकर जी, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसवंती के रचनाकार हैं, तो रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की रचना है, तो दिनकर जी की रचना उर्वशी है, जिन पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना थी इनके, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, जो हर बार एग्जाम में आता है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उर्वशी की रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अभी हम बताएं आपको उर्वशी पर मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा जनता को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाक्ष का अर्थ है, तो गवाक्ष का अर्थ होता है बड़ी खिड़की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी दिनकर जी की कृति है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बनाए गए थे भागलपुर विश्वविद्यालय के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इन्होंने जनता के लिए किया है, जो आज भी जनता है ये दूध मुही बच्ची के समान है, जिसको मतलब कि थोड़ा सा भी प्यार दुलार दे दो तो रुसी भी होती है, तो आप पर उमड़ने लगती है, प्यार जताने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतंत्र का जन्म जो शीर्षक कविता है, उस कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो इस कविता में कवि ने किसान और मजदूर को देवता कहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन हैं? तो जनतंत्र का जन्म के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है?
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह। रश्मि रथी में कर्ण को नायक बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की ओर इनकी कृति है, तो ये एक गद्य कृति है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, तो दिनकर की प्रमुख काव्य कृति रेणुका भी है, रसवंती भी है और कुरुक्षेत्र, अर्थात इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या जाएगा फ्रेंड्स हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की गद्य कृति है, तो दिनकर की गद्य कृति अर्धनारीश्वर भी है, ठीक है, और दिनकर की डायरी भी है, बट पीपल भी है और इनमें से सभी, तो ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स दिनकर जी की गद्य कृति है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। हम आपको बता दें फ्रेंड्स, जब आप 12th क्लास में जाएगा तो अर्धनारीश्वर इनकी कृति गद्य कृति जो है पढ़ने को आपको मिलेगी 12th क्लास के। 12th के हिंदी में चैप्टर 4 है, वहाँ पर आपको ये गद्य कृति मिलेगी आपको पढ़ने के लिए अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, तो दिनकर ने अपनी पढ़ाई BA ऑनर्स तक किए हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हिरोशिमा पार्ट 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम है, तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था, तो अज्ञेय का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। हम आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपको प्रश्न में परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि इस कवि का या इस लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, तो लेखक का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, जब इस प्रकार का अगर कोई भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आए, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में दिया है तो उसको आप मार दीजिए, क्योंकि लगभग इस जितने भी आपको 10th में हिंदी में कविता या कहानियाँ पढ़नी है उसमें से लगभग 70% जो कवि और लेखक हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो अगर आपको नहीं याद है तो उस कंडीशन में आप जहाँ भी उत्तर प्रदेश इस प्रकार से देखें आपको सही मार देना है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो नहीं, तो अगर आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का आदि सब, तो ये सब बिहार के कवि हैं, ठीक है, तो उसमें आपका गलती हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो अब के लिए हम बताएं आपको, ये ट्रिक की तरह से काम करेगा, उत्तर प्रदेश आप सही मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था, तो अज्ञेय का मूल निवास करतारपुर में था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय की माता थी, तो अज्ञेय की जो माता जी थी उनका नाम था बेयंती देवी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम था, तो अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें बहुभाषाविद कौन थे, तो अज्ञेय जी जो थे वो बहुभाषाविद थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है, तो जो चिंता है ये एक काव्य रचना है अज्ञेय जी की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, तो हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं अज्ञेय जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय ने सूत्रपात किया, तो अज्ञेय ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा के रचनाकार हैं, तो हिरोशिमा के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अज्ञेय ने सूरज किसे कहा है, तो कवि अज्ञेय ने परमाणु बम को सूरज कहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है, तो फटी मिट्टी से सूरज निकलता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नगर के बीचों बीच से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हिंदी के किसी भी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, चाहे वो गद्य खंड हो या काव्य खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा अज्ञेय की किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो ये सदा नीरा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी का अर्थ है, तो साखी का अर्थ होता है गवाही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था,
तो अगेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति अगेय की नहीं है? तो बाबरा अहेरी, ये भी अगेय जी की ही कृति है। आंगन के पार द्वार जो कृति है ये भी अगेय जी के ही द्वारा लिखी गई है। और एक बूंद सहसा उछली, ये बहुत इनकी प्रसिद्ध कृति थी फ्रेंड्स, जो अगेय जी की ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बचता है, जो नहीं है मिलन यामिनी जो है, मिलन यामिनी जो कृति है वो अगेय जी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा कि मिलन यामिनी जो कृति है ये अगेय जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? अर्थात जो उत्तर प्रियदर्शी है इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा नाटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान देश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो सूरज का प्रतीक है इसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है फ्रेंड्स? तो इसका अर्थ है अणु बम जो प्रचंड गोला के समान नगर के बीचों बीच से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त इनमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें विरोधाभास एवं विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो सूरज फ्रेंड्स ये नगर के चौक पर निकला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो ये प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी कृति अगेय की है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे यायावर याद रहेगा, ये कृति अगेय जी की बहुत ही फेमस कृति है जो हर बार एग्जाम में आता है। तो आप इसको क्लियरली अच्छे से याद कर लीजिएगा। अरे यायावर याद रहेगा, ये कृति अगेय जी की है। तो चलिए इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक वृक्ष की हत्या पाठ 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंवर नारायण ने एक वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की? तो कुंवर नारायण ने 1950 ईस्वी के लगभग से कविता लिखने की शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? तो आकारों के आसपास कहानी संग्रह की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं? तो एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घर के बाहर खड़े वृक्ष को कवि कुंवर नारायण जी ने चौकीदार की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराना वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्ष को जब वो अपने घर लौट रहे थे तो नहीं देखे और उसी वृक्ष के वियोग में इस कविता की रचना किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो बूढ़ा वृक्ष दिखता था जिसकी कल्पना एक बूढ़े चौकीदार से किए हैं कवि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो कवि ने राइफल की संज्ञा वृक्ष की सूखी डाल को दी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? उत्तर हो जाएगा, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को कवि ने पगड़ी का प्रतीक माना है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड, कोई भी इस प्रकार से हम वृक्ष बनाते हैं एक, तो इस वृक्ष में आप क्या देखते हैं, इस प्रकार से वृक्ष होता है, उसमें टहनियाँ सारी निकली होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए हम वृक्ष बना दिए, तो इस वृक्ष में आप देखते हैं कि हरी हरी जो फूल पत्तीदार जो पत्तियाँ होती है, इस प्रकार से आप इस प्रकार से पत्तियाँ कल्पना करके देखिए, इसी प्रकार के पत्तियाँ होती है, पौधे होते हैं ज़्यादातर। तो इस पौधे में आप पेड़ में क्या देखते हैं, इस प्रकार से पेड़ निकला होता है। तो इस पेड़ में जो ये एक पगड़ी के समान दिखाई देती है और इसकी एक तुलना एक
बूढ़े चौकीदार से किए हैं जो हाथ में राइफल लिए हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये एक पगड़ी के समान दिखाई देते, क्या उस पेड़ पौधे की जो फूल पत्तीदार पत्तियां है, ठीक है, टहनियों को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको इस तरह से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाकी वर्दी में हमेशा चौकाना रहता है। तो खाकी वर्दी में हमेशा चौकाना एक वृक्ष रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। तो कभी कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं फ्रेंड्स? तो वो वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं जहाँ उनको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो कवि के अनुसार घर को लुटेरों से बचाना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर को बचाना है। तो शहर को बचाना है नादिरों से। जो नादिर शाह जो एक शासक था फ्रेंड्स, जिसने भारत पर आक्रमण करके भारत से बहुत सारे जो आभूषण सोना चांदी को लूट कर ले गया, और भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी पहले, उसको ऊपर कलंक लगा दिए। यहाँ के बहुत सारे सोना वहाँ पर लूट के लेकर गया नादिर शाह फ्रेंड्स। तो उसी नादिर शाह को कहा जा रहा है कि शहर को बचाना है नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। आज भी फ्रेंड्स हमारे देश में बहुत सारे नादिर साहब पैदा हो गए हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश के जो नेता मंत्री हो गए हैं, यही हमारे देश को इतना लूट रहे हैं जितना उस समय नादिर शाह ने नहीं लूटा होगा। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को बचाना है। नदियों को बचाना है फ्रेंड्स नाला हो जाने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। हम बता दें फ्रेंड्स कि पहले के लोग नदियों का पानी पीते थे, इतना नदियों का पानी स्वच्छ होता था, लेकिन आज की डेट में नदियों का पानी लोग नहीं पीते हैं, क्योंकि नदियाँ नाला हो गई है और बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। लोग उसके पानी को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस नदियों को और अत्यधिक नाला होने से बचाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? तो धुआं हो जाने से फ्रेंड्स हवा को बचाना है, क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। आप शहरों में जाइएगा, दिल्ली उल्ली में, तो देखिएगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। बहुत सारा उधर कंपनी के, फैक्ट्री के, कारखानों से या गाड़ियों के जो धुएं निकलते हैं, वो वायु को प्रदूषित करके रख दिए हैं, अर्थात हवा को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह कि हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल को किससे बचाना है? तो जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से, क्योंकि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स बहुत सारे जंगल आज डेट में काटे जा रहे हैं और वहाँ पर सड़कें बनाई जा रही है या कारखाने खोले जा रहे हैं, वहाँ पर हरियाली ही समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से हरियाली को बचाने के लिए जंगल को बचाना जरूरी है। और किससे बचाना जरूरी है? मरुस्थल होने से बचाना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल हो जाने से किसे बचाना है? तो जंगल हो जाने से मनुष्य को बचाना है, क्योंकि मनुष्य ही अब जंगल होने लगा है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जंगल में सभी जीव जानवर होते हैं और मनुष्य जहाँ होते हैं वहाँ पर कोई जानवर नहीं होता, अर्थात मनुष्य अपने आप को खुद उस जंगल का जानवर समझने लगे हैं कि किसी अन्य जानवर को वहाँ पर आने ही नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि मनुष्य ही जंगल हो गया है और मनुष्य को जंगल होने से बचाना है, क्योंकि उस जंगल में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु रहते हैं। तो सबके लिए आवास मतलब कि सुरक्षित हो, इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह कि मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यथा है और अव्यक्त है? तो ये जो कविता है एक वृक्ष की हत्या, इसमें पर्यावरण के विनाश की अंतर्व्यथा अव्यक्त है और मनुष्य की सभ्यता के बारे में भी इसमें बहुत अच्छे तरह से बताया गया है कि मनुष्य जंगल हो गया है और अन्य जंगल के जीवों को रहने नहीं दे रहा है, वो खुद ही अपने आप को उस जंगल का जानवर समझ रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी किन की रचना है? तो आत्मजयी जो है ये कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं? तो चक्रव्यूह के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। ये हम आपको बहुत पहले भी एक बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से फ्रेंड्स बूढ़ा वृक्ष जो है ललकारता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अंदेशों में कौन था? तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था जो उस वृक्ष के पीछे से पहले से लगा था। अंदेशा का मतलब होता है फ्रेंड्स पहले से अनुमान लग जाना, शक हो जाना उसके ऊपर कि नहीं एक ना एक दिन इस वृक्ष को कोई ना कोई तो जरूर एक काट ही देगा, जो आज हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा है इस आनंद से वंचित कर देगा। तो एक जानी दुश्मन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो मनुष्य के संबंध में यही सोचता है कि मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, ये उस जंगल को ही काट रहा है जिस जंगल में सभी जीव रहते हैं, अर्थात वो ये दिखाना चाहता है कि उस जंगल के सभी जीवों में हम ही वो जानवर हैं और कोई दूसरा जानवर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल का जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुंवर को फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार और प्रेमचंद पुरस्कार, इन दोनों पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही जगह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति आत्मजयी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो कवि को वृक्ष एक बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।